हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और आज है लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का। हम लोग ने अभी तक कवर कर रखा है पिछला वीडियो में अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को कैसे प्रमाणित किया जाता है। ये पिछले क्लास में खत्म हो चुका है, हम लोग करवा चुके हैं। आज हम लोग इन कुछ टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। इसमें पहला है उत्तल दर्पण में जो है सिद्ध करेंगे F बराबर R/2 और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर बात की जाएगी लास्ट में। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग को प्रूफ करना है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, यानी कि हमें प्रूफ करना है F इक्वल R/2 उत्तल दर्पण में। लेकिन तो इसके लिए हम फिर से मान लेंगे यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है और ये है इसका प्रधान अक्ष। उत्तल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण है बिंदु ए से चलकर आती है और दर्पण के कोई बिंदु M से टकराकर इस तरह से अपने रास्ते में वापस लौट जाती है अपने माध्यम में। तो यहाँ से हम जब इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपने माध्यम में वापस लौट जाती है और जब हम इसे काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस F से होकर गुजरती है। यहाँ से वक्रता केंद्र से पिछले क्लास में हम बहुत जो है आसानी से समझा चुके थे कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण के किसी भी बिंदु पर लंब की तरह काम करती है। अर्थात इस बिंदु पे यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो उस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि बोले तो ये एक तरह से अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब है। तो इसी चीज को पहले लिखेंगे कि यहाँ पे है क्या क्या। माना कि कोई किरण बिंदु ए से किसी उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर गमन करते हुए बिंदु M से परावर्तित हो जाती है। यहाँ से कोई किरण आकर बिंदु M से टकराकर परावर्तित हो जाती है तो ये अभिलंब है। तो ये वाला जो कोण होगा उसको हम एंगल I बोलेंगे और ये है एंगल R। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो निष्कर्ष निकालेंगे वो ये है, हमें पहले सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है F इक्वल R/2। हमें सिद्ध करना है F इक्वल R/2। अब चलते हैं हम प्रमाण की ओर कि क्या क्या तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे हम इस बात को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो परावर्तन का नियम होता है उसमें परावर्तन नियम से परावर्तन का नियम हमें ये बताता है कि एंगल I इक्वल एंगल R होता है। ये पहला निष्कर्ष है। इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1। फिर इस चित्र को देखते हैं। तो यदि ये एंगल R है तो ये भी एंगल R ही होगा। शीर्ष अभिमुख कोण से एंगल ये R है तो ये भी एंगल R होगा। और ये रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये और ये यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है इस तरह से, और दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ये बिंदु C है और ये बिंदु M है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और इसे ये वाला लाइन ये एक तिर्यक रेखा की तरह से काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाते हैं और ये दोनों संगत कोण के युग्म आपस में बराबर भी होते हैं। यानी कि ये अगर I है तो ये भी एंगल I ही होगा।
एंगल आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटा दिया जाए तो क्या क्या निष्कर्ष निकला यहां से कि शीर्षाभिमुख कोण से एंगल आर जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी एम एफ के, सी एम एफ। और संगत कोण से एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल एम सी एफ। एंगल आई बराबर, मिनट पहले एंगल आई वाला नहीं, एंगल आर बराबर, फिर से चित्र को देखें, एंगल आर बराबर एंगल सी एम एफ, सी एम एफ, एंगल सी एम एफ। और आगे दूसरा बात, एंगल आई बराबर एंगल एम सी एफ। तो इसके लिए हमें यह बताना होगा कि ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि ए एम समांतर सी पी है, इसलिए एंगल आई बराबर एंगल एंगल एम सी एफ, ये होता है संगत कोण से, संगत कोण से। और इसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण। एंगल आर बराबर हो गया एंगल सी एम एफ, और एंगल आई बराबर हो गया एंगल एम सी एफ। इसको और आगे बढ़ाएं तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 2 बना देते हैं। यह है समीकरण 2, और इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन ला सकते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखें इसमें तो आई की जगह पे एंगल आर लिख सकते हैं, एंगल आर बराबर एंगल एम सी एफ। क्योंकि फर्स्ट समीकरण में आई जो है आर के बराबर है, तो इसमें भी हम आई के स्थान पर आर यूज कर सकते हैं। तो एंगल आर बराबर हो गया एम सी एफ। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये समीकरण एक, ये समीकरण 2 है, और इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं। तो समीकरण 2 और 3 में जो है दोनों का बायां पक्ष आर है, यानी कि आर सी एम एफ के बराबर भी है और आर एम सी एफ के बराबर भी है। तो इसका मतलब एम सी एफ और सी एम एफ दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 और 3 को देखने से ये पता चलता है कि एंगल सी एम एफ बराबर है एंगल एम सी एफ, सी एम एफ बराबर एंगल एम सी एफ। फिर से त्रिभुज को देखा जाए, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल सी एम एफ ये और सी एम सी एफ ये दोनों कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज का गुणधर्म है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, यानी कि आर के सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, यानी कि सी एफ बराबर एम एफ हो जाएगा इस निष्कर्ष से। यानी कि हम बोल सकते हैं त्रिभुज के गुणधर्म से पहले त्रिभुज है कौन, इसका नाम लिखते हैं। त्रिभुज एम सी एफ में, त्रिभुज एम सी एफ में एंगल सी एम एफ जो है वो बराबर है एंगल एम सी एफ के। तो इसलिए ऐसा हम बोल सकते हैं कि एम एफ का जो मान है वो सी एफ के बराबर होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह त्रिभुज का गुणधर्म है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है। तो यदि MF का जो मान है वो CF के बराबर हो गया, CF बराबर MF, CF बराबर हो गया MF,
तो एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि यदि बिंदु M, जो कि पिछला में जैसे कि ठीक वैसे ही, यदि बिंदु M P के निकट हो, ये वाला बिंदु P है, तो यदि बिंदु M P के निकट हो, यदि बिंदु M जो है P के निकट होगा, तो ये जो MF दूरी है वो लगभग PF के बराबर हो जाएगा जब ये एकदम इसके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, अगर ये बिंदु इस बिंदु पर हो तो इसका आकार घट जाएगा और लगभग इसके बराबर आएगा, और पास में आएंगे तो और बराबर होगा, और एकदम यदि निकट हो जाएंगे तो जो MF का मान है वो लगभग CF के बराबर हो जाएगा। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि कोई उत्तल दर्पण है, जो पिछला अवतल दर्पण में समझाया जा चुका है, और ये इसका प्रधान अक्ष है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके समांतर आने वाली किरण यहाँ से ही होके ऐसे परावर्तित हो, ये भी हो सकता है कि एकदम ऐसे पास से होके परावर्तित हो ऐसे, और पास से होके पास से एकदम अगर एकदम नजदीक से आए कोई प्रधान अक्ष के, तो उसके लिए भी वही नियम है कि परावर्तन के बाद जो है वो मुख्य फोकस से होके निकलते हुए प्रतीत होती है। यहाँ पे नियम तो बदलने वाला है नहीं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बिंदु अभी यहाँ पे है वो ठीक है, लेकिन हो सकता है कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि ये बिंदु P के एकदम पास भी हो सकता है, और उस कंडीशन में भी परावर्तन के बाद जो किरणें होगी वो प्रतीत होगी इसी से होके जाते हुए, तो उस स्थिति में जो है ये वाला लाइन PF के बराबर हो जाएगा। इसी स्थिति को हम लेके आगे बढ़ेंगे कि यदि बिंदु M P के निकट हो तो MF का जो मान है वो PF के बराबर हो जाएगा। यदि बिंदु M P के निकट हो तो इस कंडीशन में जो MF का मान है वो PF के बराबर हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग 3 समीकरण बना चुके हैं, ये हो गया समीकरण 4 और ये हो गया समीकरण 5। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और 5 को ध्यान से देखें तो MF का जो मान है वो CF के बराबर है समीकरण 4 में, और MF का जो मान है वो PF के बराबर है समीकरण 5 में। तो 4 और 5 का दोनों का जो बायां पक्ष है वो आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। यहाँ पे इन दोनों समीकरण को कहने का मतलब ये है कि MF CF के बराबर है और MF PF के बराबर, मतलब तीनों आपस में बराबर है, और आपस में जब तीनों बराबर है तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो हम जो अगला निष्कर्ष है वो निकालेंगे कि समीकरण 4 तथा 5 से स्पष्ट होता है, समीकरण 4 तथा 5 से हम बोल सकते हैं कि CF का जो मान है वो PF के बराबर। अब चित्र को देखा जाए, चित्र से फिर से हम चित्र देखेंगे, बार बार तो चित्र देखना है क्योंकि चित्र में से ही तो सब कुछ करना है। PF जो है CF के बराबर हो गया, और चित्र में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि यहां से बिंदु P से C तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। बिंदु P से बिंदु F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे छोटा वाला F से सूचित करते हैं। तो क्या हम इसमें ये वाला दूरी जो कि C से P तक की जो दूरी है उस CP को CF प्लस PF के रूप में लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि CP बराबर CF और प्लस PF, CF और प्लस PF दोनों मिलकर CP बन गया? क्या बिल्कुल बन गया, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्या फायदा है? तो इससे फायदा ये होगा कि CP का मान R के बराबर होगा और PF का मान छोटा वाला F के बराबर होगा, और CF भी तो PF के बराबर ही है, तो वो तो आगे हम यूज कर लेंगे। इसमें आगे बढ़ते हैं, चित्र से CP बराबर CF और प्लस PF, लेकिन एक बार और PF जो है फोकस दूरी, लेकिन CF कुछ नहीं है, तो CF को भी हम PF के रूप में लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। PF फोकस दूरी है, PF का हम यूज करेंगे, ये फोकस दूरी है इसके लिए हम फोकस दूरी लिख सकते हैं, लेकिन CF की जगह पर तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो CF को छोड़ देते हैं। CF की जगह पर फिर से PF लिख देते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, CP बराबर तो हम बोल देंगे यहाँ पे CP बराबर R है, और CF बराबर हम बोल देंगे, सॉरी CF नहीं PF, PF बराबर भी हम बोल देंगे कि छोटा वाला F है,
लेकिन सी एफ बराबर क्या बोले, तो सी एफ के बारे में कुछ नहीं पता है और सी एफ टी एफ के बराबर है नहीं, तो एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं, सी एफ को हम फिर से लिख देते हैं पी एफ और प्लस पी एफ, implies that Cp equal 2 into Pf। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो Cp का मान हमें पता है कि R होता है और Pf का F होता है, इसलिए Cp की जगह लिख देते हैं R इक्वल 2 into Pf की जगह छोटा वाला F, यानी F इक्वल R by 2, यानी 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, F इक्वल R by 2। हम लोग अवतल दर्पण में भी पिछली वीडियो में प्रमाणित किए थे और आज हो गया उत्तल दर्पण में। प्रमाणित करने के लिए ज्यादा चीज पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले जो है एक उत्तल दर्पण में लेना है और उत्तल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पर स्थित ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। लैंग्वेज में एक समांतर जाने वाली किरण के बारे में चर्चा कर देना है कि माना कि कोई जो है किरण बिंदु ए से निकलकर प्रधान अक्ष से समांतर आती है और बिंदु ए से टकराकर अपने रास्ते वापस लौट जाती है अपने माध्यम में, तो इसको हम जब काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं तो फोकस से होकर गुजरेगी और बिंदु सी से इसके किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो यहाँ पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबवत होगी, अर्थात ये अभिलंब की तरह काम करती है। ये जो है वो एक तरह से अभिलंब है और अभिलंब होने के कारण ये वाला परावर्तन कोण हो जाता है और ये आपतन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे नियम क्या क्या लगाया गया है, मैथ्स में कुछ नियम ये है कि सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो आर ये है तो ये भी आर हो जाएगा, हाँ ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये आई है तो ये भी आई, शीर्षाभिमुख कोण से आर बराबर ये आर हो गया और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण है ये दोनों, ये और ये, तो इसलिए संगत कोण के युग्म भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये आई हो गया तो ये भी आई हो गया, दोनों बराबर। अब आई और आर आपस में भी तो बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया और दोनों कोण आपस में जैसे ही बराबर हुआ, त्रिभुज का एक गुणधर्म होता है कि किसी भी त्रिभुज के समान कोणों की समूह भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों जब ऐसे ही बराबर होगा तो हम लोग बहुत कुछ हद तक पहुंच चुके होंगे निष्कर्ष पर। और फिर जब ये सोचेंगे कि अगर यदि ये बिंदु एम पी के निकट हो तो एमएफ जो है वो पीएफ के बराबर हो जाएगा, एमएफ पीएफ के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक क्या क्या बराबर था, अभी तक बराबर था एमएफ इक्वल सीएफ त्रिभुज के गुणधर्म से, जैसे ही एम बिंदु पी के निकट हो जाएगा एमएफ को हम लिख देंगे पीएफ, तो पीएफ बराबर हो गया सीएफ, यानी कि ये वाला बराबर ये, इसका अर्थ ये है कि इतना जो है मान वो इतना का दुगना है। बस इसी बात को तो हमें प्रूफ करना था कि जो बड़ा वाला r है वो छोटे वाले f का दुगना है, f इक्वल r by 2। तो इसे जो है मैथमेटिकली पॉइंट वाइज यहाँ पे प्रूफ किया जा चुका है, देख सकते हैं, और इसी में से अपना नोट्स बना लीजिएगा, ये प्रूफ हो गया। और आज जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे हम लोग, जैसे कि ये पहला है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में संबंध, सॉरी अंतर। तो अंतर को यहाँ पे पूरा किया जाए, जो खाली स्थान है उसे भरा जाए। तो अवतल दर्पण इसका जो परावर्तक सतह होता है धंसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, धंसा होता है, परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि इसका परावर्तक सतह उठा होता है। होती है, सॉरी घासी होती है, इसका परावर्तक उठी होती है, इसकी परावर्तक सतह परावर्तक सतह घासी होती है, घासी नहीं उठी ना, इसमें तो उठी होती है, उठी होती है, ये सब परिभाषा में हो चुका है, उठी होती है। परावर्तक सतह उठी होती है। उठी होती है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है,
तो इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है, और इसका फोकस आभासी होता है, इसका फोकस आभासी होता है। जो समझा रहे हैं उसको थोड़ा सा, जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। अगर कोई अवतल दर्पण है तो परावर्तक सतह ऐसे धंसा हुआ होगा, ये हो गया अवतल, और यदि कोई उत्तल दर्पण है तो परावर्तक सतह ऐसे उठा हुआ होगा, ये हो गया उत्तल। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए इसका फोकस हो गया वास्तविक। जबकि उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसे हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो फोकस से कटती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं कटती है फोकस से, प्रधान अक्ष पे, प्रधान अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु पे काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस करते हैं। तो ये तो वास्तव में कट रही है तो वास्तविक फोकस, और ये वास्तव में नहीं कट रही है, आभासी रूप से कट रही है, तो इसे इसका फोकस आभासी कहलाता है। तो दो अंतर हम लिख चुके हैं, परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ होता है, इसका उठा हुआ, इसका फोकस वास्तविक होता है जबकि उसका आभासी होता है। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक आभासी दोनों बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है, वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है। वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीन अंतर हो गया, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी, तो वास्तविक वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी वाला सीधा। तो इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें उल्टा एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे एक और लास्ट, तो इसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन के बारे में हालांकि पढ़ाई हुआ नहीं है, इसके बाद आवर्धन पढ़ा दिया जाएगा अगले क्लास में कल। इसका आवर्धन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, इसका आवर्धन हमेशा
इसका आवर्धन जो है वो हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इसका परावर्तक सतह धासी हुई होती है, इसकी परावर्तक सतह उच्ची हुई होती है। परावर्तक सतह के हिसाब से अंतर हो गया। फोकस देखा जाए तो इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों होता है, जबकि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति होता है, पढ़ाई हो चुका है। इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है और इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका आवर्धन यहाँ तक तो पढ़ाई अच्छे से हो चुका है प्रतिबिंब वगैरह के बारे में, लेकिन ये आवर्धन जो है वो आगे पढ़ाई होगा समझ में आ जाएगा कि जो है अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये तो समझाने के लिए बनाया हुआ चित्र था। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स इसको बात कर सकते हैं, वह प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बहुत ईजी है, ये एक तरह से कहा जाए तो हर एक पारदर्शी पदार्थ जो है, जितना भी पारदर्शी पदार्थ होता है सब एक प्रकाशीय माध्यम है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन कर सकता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। गमन कर सकता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे कि हवा में भी चल सकता है प्रकाश, कांच हो गया, जल इत्यादि में प्रकाश गमन कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाशीय माध्यम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी प्रकाशीय माध्यम और दूसरा विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। जिस प्रकाशीय माध्यम के प्रत्येक भाग का भौतिक गुण जैसे कि अपवर्तनांक, मेन यहाँ प्रकाश के मामला है तो अपवर्तनांक मेन मैटर करता है। तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रत्येक भाग का भौतिक गुण अर्थात अपवर्तनांक इत्यादि समान हो तो उसे समांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया इत्यादि, ये हो जाएंगे समांगी प्रकाशीय माध्यम। जबकि नेक्स्ट विसमांगी प्रकाशीय माध्यम है वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का भौतिक गुण यानी कि अपवर्तनांक इत्यादि समान न हो, उसे हम लोग विसमांगी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण हो जाएगा हवा, वायु। वायु में क्या होता है कि कहीं पे घनत्व ज्यादा होता है प्रकाशीय घनत्व, तो कहीं पे प्रकाशीय घनत्व कम होता है। यानी कि जहाँ पे हवा गर्म है वह विरल माध्यम की तरह काम करता है, जहाँ पे हवा ठंडी है वो सघन माध्यम की। तो वायु का जो है अपवर्तनांक हर जगह समान नहीं होता है, तो इसलिए हम वायु को रखेंगे विसमांगी प्रकाशीय माध्यम में इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ समझ में आया होगा। हम लोग स्टार्ट किए थे ये कल का था, पिछले क्लास का, ये आज का क्लास यहाँ से हमें उत्तल दर्पण में बराबर 8 को प्रमाणित करना था, जो कि यहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रमाणित कर दिया है और इससे यहाँ पे खत्म हो गया F = 8/2। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर क्या होता है और इसके बाद प्रकाशीय माध्यम क्या होता है तथा इसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही था। आप लोगों को फिर से बता दें कि यदि आपको सभी लेक्चर के नोट्स, प्रतिदिन के अभ्यास प्रश्न, DPT और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF चाहिए, नोट्स, DPT, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इतनी सारी चीजें यदि आपको एक साथ चाहिए, प्लस आप चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करें, तो ये सब चीजों को तो एक साथ आपको चाहिए। प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, याद करना भी जरूरी है हर चीज, और हर तरह से जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सबको याद रखना जरूरी है। और इतना चीज यदि आप कर लीजिएगा तो जरूर आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में। तो यदि ये सब आपको एक साथ चाहिए तो वीडियो में नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।